नमस्कार, मैं हूं विशाल खोदलान और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं आमिर कासिम जी एडवोकेट। आज हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि जो ये चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का, तो उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आए हैं। 24 न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो जो आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 8 से, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा का और चिकित्सा का। इन दो मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है गांव को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना। चिकित्सा का बहुत अभाव है यहाँ पे। महंगे हॉस्पिटल हैं, गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मैं अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनवाने जा रहा हूँ, जिसका कार्य मैं नेक्स्ट मंथ शुरू कर रहा हूँ, ईद के बाद। और कुदरत ने चाहा 6 महीने के अंदर मैं हॉस्पिटल तैयार कर लूँगा और उसमें एक गरीब आदमी का इलाज 10 रुपये की पर्ची पर हुआ करेगा। ये सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेंगे? आप किस तरह के मुहिम चलाई जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर बालिका शिक्षा के लिए? बालिका शिक्षा के लिए देखिए, हमारा इंटर कॉलेज हमारे भाई का चिल्ड्रन हैप्पी होम गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसमें हम यतीम बच्चों की पढ़ाई फ्री करवा रहे हैं। तकरीबन 80-85 के करीब यतीम बच्चियाँ उसमें शिक्षा ले रहे हैं। दूसरा, हम बाईपास के नज़दीक जो वेलना और सूजू के बीच में एरिया आता है, मेरा क्षेत्र पड़ता है वेलना भी, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं हम। हॉस्पिटल के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो इंटर कॉलेज का है, जहाँ हम इंटर कॉलेज बनाएंगे, जिससे गांव में, हमारे क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके और कोई भी अशिक्षित ना रहे। तो आप, जैसे कि आपके क्षेत्र है काफ़ी बड़ा, जिला पंचायत का जो वार्ड 8 है, इसमें काफ़ी गांव लगते हैं, तो आपके जो क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, मुख्य समस्या क्या है, जिसे आप सबसे पहले पूर्ण कराएंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा की और चिकित्सा की दोनों है, मैंने पहले बताया। और इसी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा गहनता से इस चीज़ का पता है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, हमारी बहन बेटियाँ शिक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपके जहन में कैसे आया कि मुझे एडवोकेट के साथ साथ राजनीति में भी आना चाहिए? देखिए, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे बड़बाबा इस गांव में सबसे, जब प्रधानी की शुरुआत हुई, 3 बार प्रधान रहे हैं लगातार। उसके बाद मेरे फादर समाज सेवी रहे हैं, मरहूम अमीर अहमद एडवोकेट। उन्होंने सन 1980 में एक इंटर कॉलेज की और आपका ITI कॉलेज की बुनियाद रखवा दी थी, कमरे भी बन गए थे। लेकिन उस वक्त की राजनीति की भेंट वो सब कुछ चढ़ गया था। उन्होंने, जो भी बुजुर्गवार हैं वो सब जानते हैं यहाँ कि उनका कितना बड़ा योगदान गांव के लिए, शिक्षा के लिए रहा है। तो मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसी के, उनके जो मेरे फादर का सपना था, उसे पूरा करना चाहता हूँ। तो राजनीति में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं राजनीति में अपना आदर्श अपने फादर को मानता हूँ। तो जो आपके पिताजी थे, उन्होंने जो समाज सेवा करी, वो राजनीति में थे, तो क्या उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे किस तरह से? बिल्कुल, मैं अपने फादर के नाम को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों, मैं उनका खून हूँ। उन्हीं के जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हीं को पूरा करना चाहता हूँ। और ये सूजू, वेलना, अलमासपुर, करीब करीब सभी बिरादरी, सभी समाज, सभी धर्म इसमें है। और मैं तो सबको भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुझे अपने समाज से ज़्यादा, मुस्लिम समाज से ज़्यादा, आपके हिंदू समाज से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं कभी भी धर्म जाति में विश्वास नहीं करता। प्यार मोहब्बत, भाईचारा, आपसी मिलजुल कर रहे हैं, यही मेरा अपना उद्देश्य है, यही मेरा नारा है और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आमिर कासिम जी के छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है इसमें। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी उत्साह है लोगों में, क्योंकि पढ़े लिखा प्रत्याशी होने के साथ साथ ही आमिर कासिम समाज सेवी भी हैं और हमारे फादर भी इस गांव में काफ़ी काम करते रहे। हम सिर्फ अपने गांव में नहीं, पड़ोस के गांव वेहलना और अलमासपुर में भी काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन है, चिकित्सा है, इनको लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि तीनों गांवों के अंदर काफ़ी गरीब जनता है। गरीब जनता होने के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा का बहुत अभाव है। हम चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा पर हम काम करें, उसके लिए हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। अब भैया ने आपको बताया कि हम अगले महीने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो 2 बीघा ज़मीन के अंदर हम बनाएंगे। आप मान के चलें कि हमारे क्षेत्र में उससे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल शायद कोई हो। हम बहुत बड़ा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसके अंदर करीब 100 बेड रख हम इंतज़ाम करेंगे। 10 रुपये की पर्ची पर बड़ी बड़ी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी।
सारे सेक्शन हम डॉक्टरी के रखेंगे। मैं खुद पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आए दिन मैं देखता हूँ किस तरह गरीब जनता पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं करा पाती। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि क्षेत्र में समस्याएं होती हैं शिक्षा की और चिकित्सा की, इनके अलावा भी गांव में क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं आम लोगों की, जैसे कि राशन की समस्या हो गई, किसी की पेंशन की समस्या हो गई, और भी गली मोहल्ले में सड़कों की समस्या हो जाती हैं। सफाई की व्यवस्था किस तरह से आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे? देखिए, समस्या राशन की है। राशन की समस्या को कभी हम निदान कराएंगे अगर हम जीतते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरा प्रयास ये रहेगा कि राशन की किसी भी तरह की कोई समस्या हम ना आने दें। जितने भी राशन डीलर हैं उनसे हम वार्ता करेंगे, लगातार मीटिंग करेंगे। ऐसी हम कोशिश करेंगे जहां राशन नहीं जा पा रहा वहां तक हम राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें घर तक राशन की दुकान तक लाने की कोशिश करेंगे। जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं कोशिश करके उनके राशन कार्ड बनवाएंगे। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, जो भी वृद्ध हैं और गरीब लोग हैं, अगर उनकी पेंशन नहीं बनी है तो कोशिश करके उनकी पेंशन बनवाई जाएंगी, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। जब तक योजनाएं गवर्नमेंट की योजनाएं पब्लिक तक नहीं पहुंचेंगी तो वो क्रियान्वित भी नहीं होंगी, लोगों को उनका लाभ भी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार के जो प्रयास हैं उन्हें पब्लिक तक पहुँचाएँ। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप शिक्षा और चिकित्सा पर ज़्यादा जोर देंगे, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बालिका शिक्षा, तो बालिका शिक्षा के लिए किस तरह से आप जोर देंगे और किस तरह से मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, जैसा हमने बताया कि हमारा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 8, जिसमें वहलना, अलबासपुर और सुल्लू आता है, इसमें गरीब जनता काफ़ी है। गरीब जनता होने के कारण जितनी शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। महंगी फीसें हैं, आप समझते हो कि महंगी फ़ीस का अगर कोई स्कूल या कॉलेज है तो वहाँ पर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो उसी के लिए हमारा प्रयास है कि हम जहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं उसी के पास में हम ज़मीन तलाश कर रहे हैं। अगले 1 साल के अंदर हम एक इंटर कॉलेज, जो कन्या इंटर कॉलेज होगा, का निर्माण करेंगे सस्ती फीस पर। अपने गांव की और क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं, जिसमें वहलना हमारा पड़ोस का गांव है, सुल्लू हमारा मेन गांव है और अलबासपुर हमारे क्षेत्र का गांव है, तीनों गांवों की जनता को और वहाँ के बच्चियों के फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम एक स्कूल का निर्माण करेंगे जो इंटर कॉलेज होगा, और बहुत ही सस्ती फीस के साथ वहाँ पर हम शिक्षा दिलाएंगे। आपने जैसे कि शिक्षा के बारे में बताया, आप खुद एक पैसे से डॉक्टर हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप किस तरह से काम करेंगे? खासकर जैसे कि मैंने भी बालिका शिक्षा को लेकर करा, तो जो लड़कियां इंटर पास कर लेती हैं उनके लिए कैसे आप मेडिकल जो वो डॉक्टर लाइन में जाना चाहती है, तो किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप समझते हैं कि आप BUMS या MBBS हर सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ीस बहुत महंगी है। उसी के लिए हम पैरामेडिकल कॉलेज भी 1 साल के अंदर खड़ा कर देंगे। यहीं जहां हम अपना चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहे हैं उसी के पास हम एक पैरामेडिकल कॉलेज खड़ा करेंगे, जहां पर हम नर्सिंग के कोर्स, फिजियोथेरेपी का कोर्स, OT टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्री के कोर्स हम शुरू करेंगे। बहुत ही सस्ती फीस पर होंगे, जिससे सरकारी नौकरियां मिलना भी आसान होगा बालिकाओं को। बहुत ही मिनिमम फीस पे बच्चियां कोर्स कर पाएंगी, और आप समझते हैं कन्या अगर पढ़ेगी तो वो 1 नहीं 2 घर संवारेगी। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के दौरान आपने किस तरह से आम जनता की, गरीब जनता की आपने मदद की है? आप जानते हैं अमीर कासिम एडवोकेट एक समाज सेवी हैं। अमीर कासिम एडवोकेट और उनके साथ हम भाइयों ने मिलकर तकरीबन 500 परिवारों को राशन वितरित किया है 1-1 महीने का, और भी जो हमसे भरसक प्रयास हो सके वो हमने किए हैं। हम हमेशा ही गांव के गरीब तबके के साथ सुख दुख में आधी रात खड़े रहे हैं, और आगे भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, बिना भेदभाव के हर समाज के, सर्व समाज के लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। तो अब भी दोबारा से फिर कोरोना फैल रहा है दोबारा से, तो आप अब किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? कोरोना एक भयंकर बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज है। सरकार उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। हम भी पब्लिक से ये अपील करेंगे कि कोरोना के लिए ज़रूरी है कि आप मास्क भी लगाएं और 2 गज की दूरी रखें और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। अब यदि किसी को बुखार, नज़ला, खांसी इस तरह की कोई बीमारी है तो सरकारी अस्पताल में जाए, अपनी कोरोना की जांच कराए। इसी तरह से वो समाज को अपनी सेवाएं दे सकता है। हम सबके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर कोई भी कहीं भी हमारी ज़रूरत है तो हम आम जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का साथ देंगे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अमीर गानी।
जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हमें बताया कि किस तरह से वो अपने वार्ड नंबर 8 में यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं किस तरह से उनका समाधान करेंगे और चिकित्सा और शिक्षा पर किस तरह से जोर दिया जाएगा, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, किस तरह से कॉलेज की स्थापना करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे और खासकर बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की बड़ी मदद की है। डॉक्टर साहब, आपका 24 न्यू इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।